जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगने लगा है। जहां बीजेपी की तरफ से आज प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आज प्रचार करेंगे। फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। एमपी में आज 3 जिलों में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 12 बजे मोदी बैतूल में धुआंधार प्रचार करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे झाबुआ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे इंदौर में मोदी रोड शो करेंगे। चुनाव से पहले मोदी का ये रोड शो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। राहुल सुबह 11:30 बजे विदिशा से प्रचार शुरू करेंगे। राजनगर और खजुराहो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे राहुल टीकमगढ़ खरगापुर में रैली में हिस्सा लेंगे। पहले चरण के मतदान में 3 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में आखिरी दांव चलेंगे। शाह आज दोपहर 2:30 बजे विदिशा जिले के देव तालाब जनसभा करने के बाद शाम 4:30 बजे जबलपुर पश्चिम में चुनाव प्रचार करेंगे और शाम 5:30 बजे जबलपुर सिटी में शाह के लिए एक बड़े रोड शो का कार्यक्रम तय किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए दलित विरोधी कांग्रेस को बताया है, इसके साथ ही आदिवासी विरोधी बताया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पर भी पलटवार कमलनाथ ने किया है। मध्य प्रदेश के सीएम और राज्य बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार तूफानी रैलियां कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को भले ही बीजेपी ने एमपी में अपना सीएम फेस घोषित न किया हो, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए उन्होंने धूम मचा रखी है। बीते 6 दिनों में शिवराज कुल 40 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। मुरैना में आयोजित जनसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। क्या राहुल गांधी की ये मौन स्वीकृति है? वही कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भोपाल में चुनाव प्रचार किया और मंच से दावा किया कि एमपी से विदाई के बाद मामा बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास केवल 4 दिन बचे हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज के 18 सालों के कामकाज का जवाब मांगा है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम उनको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, उनको कंपनी भेजेंगे, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। आपने 18 साल बहुत एक्टिंग की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे इन दिनों चर्चा में हैं। देवेंद्र सिंह तोमर का एक और नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर कांग्रेस ने यह दावा किया है कि इस वीडियो में वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है। आपने ये तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर फिर विवादों में फंस गए हैं। करोड़ों की कथित लेन देन वाले वीडियो को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अब दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। ठीक है। कांग्रेस का दावा है कि वायरल वीडियो में देवेंद्र तोमर पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। कथित लेन देन से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। चुप्पी जो है वो सहमति की ओर इशारा करती है। और क्या ये मान लिया जाए कि ऐसी डीलिंग को आपका संरक्षण प्राप्त है मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी? कांग्रेस पार्टी जिस वीडियो को लेकर दुष्प्रचार कर रही है वो झूठ के पुलिंदे के सिवाय कुछ नहीं है। जब ये चीजें सार्वजनिक हुई, ये झूठा वीडियो सार्वजनिक हुआ, उसके पहले इस मामले में मुरैना जिले में पुलिस में बाकायदा प्रकरण पंजीबद्ध है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देर रात रोड शो किया। चुनावी शोर है, मुद्दों का जोर है, हर तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। 15 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले वादों की भरमार है। रोड शो और चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए मुरैना पहुंचे। मुरैना सबसे पहले सिंधिया ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया और उसके बाद देर रात तक रोड शो किए। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया ने रोड शो के जरिए पूरे मुरैना शहर को कवर किया। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना के साथ रथ पर सवार होकर सिंधिया ने मुरैना के मोहल्लों और बाजारों में जाकर रघुराज सिंह के लिए समर्थन मांगा। देर शाम के वक्त रैली में मौजूद लोगों का जोश उफान पर था।
रैली में दिया फूलों की बारिश हो रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रथ का स्वागत जगह जगह किया जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनका रात्रि विश्राम भी चुनावी क्षेत्र में ही हो रहा है। सोमवार को कोरिया में हुई जनसभा में उन्होंने 2 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार के बीच वादों की भरमार हो रही है। चुनावी मैदान में बघेल का जोरदार स्वागत हो रहा है, माला पहनाई जा रही है। बघेल रैलियों में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। भूपेश बघेल के सामने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का किला बनाने का चैलेंज है। सोमवार को बघेल ने महज एक दिन में 7 विधानसभा सीटों में जाकर रैलियां की और अपने वादों में स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया। वोटर्स को लुभाने के लिए बघेल रैलियों में छत्तीसगढ़ी में भाषण दे रहे हैं। बैकुंठपुर में बघेल कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव के पक्ष में प्रचार किया और 2 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी। आने वाले समय कांग्रेस सरकार बनती है तो हमारे कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग को बनेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है। कांग्रेस के भरोसे पर कितना उतरेंगे भूपेश बघेल, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। लेकिन बघेल ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पराली और आतिशबाजी के बाद दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है और दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई लेवल 400 को पार कर चुका है। दीपावली की आतिशबाजी ने दिल्ली का क्या हाल किया है, उसकी बान की ये तस्वीर है। बारिश से एयर पॉल्यूशन के मोर्चे पर दिल्ली को जो राहत मिली थी, वो दिवाली की आतिशबाजी की भेंट चढ़ गई। पराली और पटाखों के असर से दिल्ली में एक्यूआई फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 419 तक पहुंच गया। आरकेपुरम में एक्यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। रोहिणी में एक्यूआई 400, वजीरपुर में 398 तक पहुंच गया। कुल मिलाकर दिल्ली के 29 इलाकों में एक्यूआई का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। हवा फिर जहरीली हुई तो बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन जो खराब हुआ था दिल्ली में, वो 7-8 दिन से ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रहा था। बाहर जा भी रहे हैं तो आप मास्क लगा के ही जाइए और उस टाइम पे जाइए जब थोड़ी सी धूप निकली हो। इसी बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी ने पार्किंग चार्जेस को दोगुना करा दिया। अब एनडीएमसी 1 घंटे की कार पार्किंग के लिए 40 रुपए वसूलेगा। 1 घंटे 2 व्हीलर पार्किंग के लिए 20 रुपए देने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। 13 नवंबर की बात करें तो पंजाब में कई जगहों पर पराली जलाई गई है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेमानी साबित हो रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पराली जलाने पर चिंता जताई है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की ताकीद की है। लेकिन पंजाब की हकीकत क्या है, ये हमारे कैमरे में कैद है। ये तस्वीर पंजाब के किसी एक इलाके की नहीं है। दिवाली वाले दिन पंजाब में 987 जगहों पर पराली जलाई गई। बारिश के बाद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई थीं, लेकिन 13 नवंबर को पराली जलाने की 2048 घटनाएं सामने आईं। पंजाब में 1624 जगहों पर पराली जलाई गई, यानी पराली जलाने की कुल घटनाओं में से अकेले पंजाब में 79% घटनाएं दर्ज हुई। प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। किसान कह रहे हैं कि गेहूं की बुआई के लिए अब वक्त नहीं बचा है, इसलिए उन्हें पराली में आग लगानी पड़ रही है। लेकिन इसकी कीमत दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लोग चुका रहे हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं श्रमिकों के घर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वालों को अपनों की चिंता सता रही है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे का दर्द श्रावस्ती को परेशान कर रहा है। दरअसल श्रावस्ती के मोतीपुर कला गांव के 6 श्रमिक भी उस टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सब साथी गए थे, हाँ, जो लेकर जाते थे वो बताया, उसके पास फोन आया कि वहाँ घटना हो गया। सब सुरक्षित हैं वहाँ, इस तरह की बात बताई गई? हाँ। ये कौन बता रहा है? सब वहाँ के लोग बता रहे हैं जो हैं बाहर।
हालांकि परिजनों के पास इन श्रमिकों का ऑडियो मैसेज पहुंचा है जिसमें ये खुद को सुरक्षित बता रहे हैं। पीड़ित परिवारों से उत्तराखंड के सीएम ने बात की और सभी को सुरक्षित निकालने का भरोसा दिया। अशोक जी, अभी सब लोगों से बात हो गई है अंदर, और उनको पानी भी अंदर भेज दिया है, ऑक्सीजन भी भेज रहे हैं, सारा रास्ता बना रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कच्चा है तो उसकी वजह से ऊपर से मिट्टी गिर रही है ना, दिक्कत हो रही है, लेकिन निकाल लेंगे, सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं। श्रावस्ती के हिरनियापुर गाँव के राम मिलन और सत्यदेव भी टनल में फंसे हुए हैं। इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सभी को इंतजार है अच्छी खबर के आने का। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की जो कोशिश है वो और तेज हो गई है। जिन मोटे ह्यूम पाइप्स के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा वो टनल तक पहुंच गए हैं और इन्हें ड्रिल करके टनल में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए कैसे रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के एक्सपर्ट्स टीम रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। 50 घंटे से टनल में कैद मजदूर, 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी। दिन और रात की फिक्र नहीं है, फिक्र उन 40 मजदूरों की है जो अंधेरी टनल में फंसे हुए हैं। 40 जिंदगियों को बचाना है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात का अंधेरा घिर चुका है, लेकिन 40 परिवारों की जिंदगी में उजाला बरकरार रहे, इसके लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसी 40 लोगों की जान बचाने की लगातार कोशिश चल रही है। इस वक्त रात के करीबन 12 बजे के आसपास का वक्त है और आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी देर रात भी इस पूरी टनल में काम चल रहा है। लगातार मजदूर और इंजीनियर लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो करीबन 2 दिनों का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। टनल में फंसे मजदूरों को 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है टेंशन बढ़ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। पानी की पाइपलाइन के जरिए टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाने पीने के सामान की सप्लाई हो रही है। लगातार ऑक्सीजन और सूखा राशन यानी कि ड्राई फ्रूट्स की तमाम जो सप्लाई है वो एक पाइपलाइन के जरिए की जा रही है और वहाँ जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे भी उसी पाइपलाइन के जरिए बातचीत भी की जा रही है। तमाम जो वर्कर्स हैं वो काम पर लगे हुए हैं और कुछ और आधुनिक मशीनें जो हैं वो मंगाई गई हैं और माना ही जा रहा है कि उन मशीनों के जरिए एक बड़ा पाइप जो है वो इस मलबे के बीचों बीच में अंदर की तरफ डाला जाएगा और उस पाइप के जरिए एक एक कर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। जिस टनल में मजदूर फंसे हैं वो टनल 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। ये टनल 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। टनल के स्टार्टिंग पॉइंट की छत को 200 मीटर तक प्लास्टर कर दिया गया। इसके आगे वाले सेक्शन में प्लास्टर का काम चल रहा है। अफसरों का कहना है कि बिना प्लास्टर वाली जगह ऊपर से प्रेशर पड़ा और एक हिस्सा धंस गया। हादसे के वक्त नाइट शिफ्ट करने वाले मजदूर निकल रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले अंदर जा रहे थे। टनल के अंदर करीब 30 मीटर तक मलबा फैला हुआ है। इन तमाम मशीनों के साथ लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह उन तमाम लोगों को जो लोग इस वक्त टनल के भीतर फंसे हुए हैं उनकी जान बचा ली जाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता किसी भी टीम को हासिल नहीं हो पाई है। कई सारी टीमें इसमें लगी गई हैं, करीबन 150 से ज़्यादा लोग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। हालांकि अब बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और जितना ज़्यादा वक्त बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही ज़्यादा चिंताएं भी बढ़ रही हैं। टनल में फंसे मजदूरों को ह्यूम पाइप के जरिए बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस तकनीक से मलबे के अंदर बड़ी पाइपलाइन टनल में डाली जाएगी। इसके लिए ह्यूम पाइप हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। मशीनें मौके पर पहुंचने वाली है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ह्यूम पाइप और मशीन से काम शुरू होते ही चंद घंटे में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मौजूदा स्थिति ये है कि लगातार जो बाहर रेस्क्यू टीम के में शामिल जो लोग हैं वो लगातार जो अंदर मजदूर हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी हिम्मत ना हारें। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देर रात भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से टनल के भीतर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हर किसी की कोशिश ये है कि हर एक शख्स
जो अंदर फंसा हुआ है उसे जीवित सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र सरकार की भी नजर है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर जानकारी ली। केंद्रीय एजेंसियों से एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सभी लोग जो अंदर हैं, समीर भाई सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से और राज्य सरकार भी पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में गंभीर है और हर प्रकार से जो भी संभव हो सकता है वो सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी ली है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। और मैं सभी जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित निकाला जाए। वॉकी टॉकी डिस्चार्ज हो जाने के कारण पाइप के जरिए ही टनल में फंसे मजदूरों से बात हो रही है। टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से हैं। इन राज्यों के अधिकारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी दी जा रही है। उत्तरकाशी से दीपक रावत की रिपोर्ट। बात मध्य प्रदेश के रण की करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश के रण में पीछे नहीं है। आज लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। करेंगे। 17 अक्टूबर को मतदान से पहले मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार उफान पर है। आखिरी दौर के प्रचार में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी खुद मध्य प्रदेश में बीजेपी के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। ऐसे में आज पीएम मध्य प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी बैतूल में रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम झाबुआ में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे पीएम इंदौर में रैली करेंगे। बीजेपी को मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पीएम की रैली कराई जा रही है। पीएम अपनी सभाओं में हर वादा पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। कांग्रेस के नेता हैं जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है। मतदान से पहले आखिरी चरण के प्रचार में आज अमित शाह भी मध्य प्रदेश में होंगे। दोपहर 2:30 बजे विदिशा के देव तालाब में रैली करेंगे। उसके बाद अमित शाह जबलपुर पहुंचेंगे और यहां शाम 4:30 बजे जबलपुर पश्चिम विधानसभा के बड़ा दादा मैदान में जनसभा करेंगे। जबलपुर में ही शाम 5:30 बजे अमित शाह रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे अमित शाह सीधे राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, वो कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। इनको तो नर्मदा मैया की जय बोलते हैं तो भी तकलीफ आती है। सिर्फ मोदी और शाह ही नहीं, बीजेपी के तमाम दूसरे दिग्गज भी आज मध्य प्रदेश के रण में गरजेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरदा में, नितिन गडकरी छिंदवाड़ा में, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रीवा, छतरपुर, भिंड और ग्वालियर में, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर में चुनाव प्रचार करेंगे। इन दिग्गजों के साथ ही शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव प्रचार में पसीना बहाएंगे। बीजेपी के इस धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। राहुल आज विदिशा और टीकमगढ़ के खरगापुर में रैलियां करेंगे।
राहुल अपनी रैलियों में मध्य प्रदेश में करप्शन को मुद्दा बना रहे हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनका मंत्री है तोमर नाम का, उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? वो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दतिया, श्योपुर में रैली करेंगे। वहीं कमलनाथ दिमनी, मुरैना और मुरैना के जौरा में सभाएं करेंगे। कांग्रेस शिवराज के करप्शन को मुद्दा बना रही है। भ्रष्टाचार की बात है, सबसे भ्रष्ट प्रदेश अपने देश में मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ रिक्त पद भरने दिया, अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है शिवराज सिंह को विदा करेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर 1 सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय चुनावों को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है नीरज पांडे ने, आपको सुना। हम इस समय इंदौर में है और इंदौर में जैसे पोहा और चाय मशहूर है, वैसे ही यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय मशहूर हैं। और मैं देख रहा हूँ इंदौर 1 में सर आप जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरह मजमा लग जा रहा है। देखिए, जनता का प्यार है। मैं इंदौर के प्रति बहुत संवेदनशील रहता हूँ और मुझे इंदौर ने इतना दिया है कि मैं अपनी जान भी दे दूँ इंदौर के लिए तो कम है। बहुत प्यार मिलता है मुझे इंदौर में और इसलिए जैसे ये चुनाव है, मैं तो अभी चुनाव प्रचार करके देवास जिले से अभी जस्ट लैंड किया हूँ यहाँ पर और 2-1 घंटे अपने क्षेत्र में प्रचार करता हूँ, बाकी वापस दूसरे दिन उड़ के चला जाता हूँ दूसरी जगह। अपनी सीट तो संभाल ही रहे हैं, दूसरों की सीट का भी सहारा है। सीट हमारे कार्यकर्ता और जनता ही लड़ रही है। मैं तो बहुत कम आता हूँ, बस कार्यक्रम अटेंड किया और निकल जाता हूँ। क्या आपको आइडिया था कि आपको इंदौर से विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा फिर से? नहीं, ये तो कल्पना नहीं थी कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि बेटा लड़ ही रहा था, पर पार्टी का आदेश हुआ तो लड़ रहा हूँ। क्या उम्मीद है अभी इंदौर 1 से, क्योंकि आपकी फाइट जो है बहुत टाइट है? बिल्कुल भी नहीं, 9 की 9 सीट जीतेंगे और मैं कितने वोट से जीतूंगा ये तो आप उस दिन देखना, पर बहुत वोट से जीतूंगा मैं। पार्टी जब भी किसी कार्यकर्ता को किसी जिम्मेदारी में भेजती है तो कोई ना कोई विज़न होता, तो आपको चुनाव लड़ाने के पीछे क्या विज़न आप देखते हैं? चूंकि आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों में महारत हासिल है आपको। देखिए, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इसका जवाब तो जिन लोगों ने निर्णय लिया मुझे लड़ाने का वही देंगे। बाकी मैं कह सकता हूँ कि माहौल बहुत अच्छा पूरे मालवा में, और मालवा में हम 90% सीट जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी लगभग 150-160 सीट जीत कर हम सरकार बनाने वाले हैं। 160 सीटें, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है सर वो तो आपके पक्ष में नहीं है। देखिए, सर्वे जो सैंपल होता है वो 1000-1500 का होता है और इस बार जो हमारा एक सेक्टर है महिलाओं का वो बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके पास तक आपकी सर्वे की टीम पहुंच नहीं पाती है। कांग्रेस की जो महिला लीडर हैं प्रियंका गांधी, वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रही हैं गाजा में जो हत्याएं हुई हैं उसके नाम पर, कि गाजा की जो हत्याएं हुई हैं उनको कैसे भूल सकता है मध्य प्रदेश? देखिए, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम करती है, उन्हें देश की चिंता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। आखिर आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कैलाश जी, आप चूँकि बड़े नेता हैं इसलिए आपसे सवाल बनता है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई भी हैं और 5 बार के एमएलए भी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कहा कि इस देश में करीब बहुत सारे जो दंगे हुए वो कांग्रेस की देन है और गुजरात दंगे खासकर वो कांग्रेस की वजह से हुए। देखिए, आप कांग्रेस के शासन में हुए दंगे और पिछले 9 साल के मोदी जी के शासन में हुए सामाजिक व्यवस्था, उसमें आप अंतर देखेंगे तो 90% दंगे कांग्रेस के शासन में हुए। क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद दंगे बहुत कम हुए? क्या कारण है? आखिर आपकी पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर है।
हमारी जितनी भी योजनाएं उसका लाभ सबको मिल रहा है। यदि रामलाल को प्रधानमंत्री आवास का मकान मिल रहा है तो रमजान भाई को भी मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि उस डेवलपमेंट की राजनीति के बीच में आपका जो सीएम का चेहरा था, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उनके चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से पार्टी ने उनके चेहरे को आगे नहीं किया, या कोई नई रणनीति है? देखिए, नई रणनीति है ये। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, किसी भी राज्य में हम चेहरा आगे नहीं किया। पार्टी की रणनीति है ये। इस बार मोदी जी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी क्या आप भी अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं और मानते हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है, मेरा सवाल है, तो आप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, सरकार तो बनेगी ही। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में एक नाम तय होगा, फिर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सील लगाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं उसमें। अच्छा, सरकार यदि बनती है तो ऐसा कौन सा प्रायर प्रोग्राम होगा या कार्य होगा जिसको आपको लगेगा कि नहीं, इसे पहले ही कैबिनेट में लाना चाहिए? ऐसा कौन सा वो इशू है पूरे मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे इशू हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। अभी तो हम सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि रोज़गार के अवसर युवाओं को अधिक से अधिक हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय हैं। चुनाव का रिजल्ट 3 को पता चलेगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जैसा इनका नेचर है, बड़ा मस्त चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली के शकरपुर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। आग का तांडव दिल्ली के शकरपुर में है। ऐसे में देर रात रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई है। बिल्डिंग में 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आपको बताएं, एक की मौत हो गई है, अन्य लोगों को बचाया गया। एक महिला थी जिसने अपनी जान गंवा दी। आग में बिल्डिंग में 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग का तांडव, देर रात रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी थी, 60 से ज्यादा लोग इसमें मौजूद। आपको बताएं कि एक महिला, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अन्य लोगों को यहां पर बचा लिया गया। देखिए तस्वीरें, किस तरह अफरा तफरी का माहौल वहां पर बच गया था। और ऐसे में देखिए, आग का तांडव, बिल्डिंग में 60 से ज्यादा लोग मौजूद। दिल्ली के शकरपुर की घटना, देर रात रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये आग लगती है, जिस बिल्डिंग में 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन एक महिला को इस पूरी आग में अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अन्य लोगों को यहां पर बचा लिया गया।